स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा, मिनिमा और या एक्सट्रीमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। प्लस टू लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लेकिन अभी हम लोग यूजी क्लासेज में पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा या एक्सट्रीमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसके वर्किंग रूल के लिए मैंने पहले से कुछ स्टेप्स इसमें लिख दिए हैं। तो अभी हम लोग का चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसी को हम एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। और किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे? तो फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल्स के लिए, यानी डबल वेरिएबल्स के लिए। अब डबल वेरिएबल्स का क्या सेंस होता है कि जो फंक्शन गिवन रहेगा उस फंक्शन में डबल वेरिएबल रहेगा, यानी उस फंक्शन को हम सिर्फ f(x) नहीं लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग वर्किंग रूल। ये यूजी क्लासेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ी जाती है। रियल एनालिसिस या मैथमेटिकल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी को हम एक्सट्रीमा भी बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल्स के लिए नहीं है। ये यूजी क्लासेस के लिए है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए है, और ये जैम, गेट, नेट, इन सारे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शुरू में ही हमने बोला कि मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को एज्यूम किया z is equal to f(x,y) be a continuous function of two variables। यानी ये जो डबल वेरिएबल का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है अपने गिवन डोमेन में या गिवन कंडीशन में। अब यहां पर जो z is equal to f(x,y) हमने एज्यूम किया, यही सिचुएशन अगर सिंगल वेरिएबल में रहता तब हम इसको एज्यूम करते y is equal to f(x), y is equal to f(x). तो y is equal to f(x) जब मानेंगे तो उसका स्टडी टू डायमेंशन में किया जाता है, और जब हम इसको z is equal to f of x, y, तब इसका स्टडी थ्री डायमेंशन में किया जाता है। यानी जितने सारे फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उन सारे फंक्शन का थ्री डायमेंशन में ग्राफ भी प्लॉट की जा सकती है। तो उसके लिए पहले मैंने वर्किंग रूल लिखा हुआ है। ये डिडक्टिव मेथड से हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको। पहले इसके वर्किंग रूल को समझ लेंगे। जब वर्किंग रूल को हम समझ लेंगे तब ये अटेम्प्ट करेंगे कि ये वर्किंग रूल कैसे बनाया गया, कैसे जनरेट किया गया। तो ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है z is equal to f(x,y) और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कितने वेरिएबल के लिए? टू वेरिएबल्स के लिए। हम यहाँ z भी मान सकते हैं, कोई अदर सिंबल स्मॉल u भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वर्किंग रूल में मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल को अंडरलाइन कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ कैलकुलेट करेंगे। तब है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं होता है। जैसे sin x को
हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो cos x ऑब्टेन होता है। ये सिंगल वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। जब भी हम बोलेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कंडीशन में अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है, यहाँ मुझे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करना है। पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके fx निकालेंगे, fx निकालेंगे, fy निकालेंगे, fyy निकालेंगे, fxy निकालेंगे और fyx कैलकुलेट करेंगे। अब है कि fx किसको बोलते हैं, fx किसको बोलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम ये बोले कि किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया तो उसके लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं, डेल f अपॉन में डेल x, और इसी को fx भी बोलते हैं शॉर्ट में। यानी fx का मीनिंग है कि हमने फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। यानी जब हमने x के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट किया तो उस कंडीशन में हमने y को कांस्टेंट माना। फिर एक और सिंबल यूज हुआ है fxx। तो जब इस फंक्शन को हम पुनः एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2f अपॉन del x स्क्वायर, और इसको हम fxx भी लिख सकते हैं। यानी इसी सिंबल को हमने इस तरह भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो इसको ऐसे भी सिंबल यूज मिलेगा, f11 इसके लिए f1 ऐसे भी सिंबल दिखाई देगा। फिर मैंने थर्ड जो सिंबल यूज किया है उसको fy बोला है। यानी उसी फंक्शन को, सेम फंक्शन को हम y के रेस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको हम यूज करेंगे सिंबल डेल f अपॉन डेल y, और इसी को fy भी लिख सकते हैं। फिर हमने यूज किया है fyy, fyy, तो इसको पुनः एक बार और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो del 2f होगा अपॉन में del y स्क्वायर, और यहां हो जाएगा f y। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण एक और यूज हो रहा है वहां fxy। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि del 2f अपॉन, तो वहां f है, f है xy है, तो fxy है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया पार्शियल डेरिवेटिव, और तब इसको x के रेस्पेक्ट में किया गया, और इस सिंबल को हम बोलते हैं fxy। इसमें y बाद में आया, ये इंडिकेट करेगा कि पहले इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया, पुनः उसका फिर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया। उसी तरह से अगर ये सिंबल दिख रहा है del 2f अपॉन del y del x,
तो इसको हम एफ वाई एक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, लेकिन जितना भी डिफरेंशिएशन हुआ ये सब पार्शियल डेरिवेटिव है। और ये इस कंडीशन में जब ये डबल वेरिएबल का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस कंडीशन में f(x,y) और f(y,x) दोनों इक्वल होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये दोनों कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी एक को कैलकुलेट कर लेंगे, f(x,y) कर लेंगे या f(y,x) कर लेंगे। पुनः एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जब f(x,y) रहेगा इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन को पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, फिर उसके बाद x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि पहले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर तब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेकंड वेरिएबल का जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें पार्शियल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें f(x,x) इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे। f(x,y) और f(y,x) दोनों इक्वल है, उस कंडीशन में f(x,y) को हम s मान लेते हैं और f(y,x) भी s ही हो जाएगा। तो जब दोनों इक्वल है तो किसी एक को ही हम लिख देते हैं, f(x,y) को ही लिख देते हैं और फिर f(y,y) यानी f(y,y) को हम स्मॉल t से डिनोट कर देते हैं। फिर बगल में हमने मेंशन भी कर दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी होने के कारण f(x,y) f(y,x) के इक्वल है। ये फर्स्ट स्टेप है कि जब भी कोई डबल वेरिएबल यानी टू वेरिएबल का फंक्शन रहेगा तो उस फंक्शन में इतने सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेरिवेटिव है। लेकिन f(x,y) और f(y,x) ये दोनों इक्वल होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ओनली 5 डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सारा सिंबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये सिंबल इंट्रोड्यूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इस सिंबल का ज्यादा मीनिंग नहीं है, बस हमने कन्वीनियंट के लिए इसको r, इसको s और इसको t हमने एज्यूम कर लिया। फिर क्या करेंगे हम कि जब हमने इस फंक्शन का जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है तो उस फंक्शन का जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे f(x) लिख देंगे और इसको भी y ना लिखकर इसको ऐसे लिख देंगे। यानी उस फंक्शन का f(x) यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और फिर f(y) पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, जो हमने यहाँ पर f(x) का मीनिंग है del f अपॉन del x। d इसको नहीं पढ़ते, d अगर हम पढ़ेंगे तो df अपॉन dx, तब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो जाएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। इसलिए हम इसको del f अपॉन del x पढ़ेंगे। ये इंडिकेट करेगा, इस सिंबल में डिफरेंस होगा तो ये इंडिकेट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव को। यानी f(x) यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y को जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद हम स्टेशनरी पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। ये वही स्टेशनरी पॉइंट्स होता है जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को इंडिकेट करता है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। सिंगल वेरिएबल में हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टू वेरिएबल फंक्शन का कि इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। कैपिटल D से हमने इसको डिनोट कर दिया है।
और इसके लिए एफ एक्स एक्स इंटू में एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई, यानी इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो एफ एक्स एक्स को हमने आर माना है, एफ एक्स वाई को एस माना है और इसको हमने टी माना है, तो ये हो जाएगा आर टी माइनस में एस स्क्वायर। हम लोग इसका थ्योरी जब डेवलप करेंगे तो वहां ये भी सीखेंगे कि ये कैसे ऑब्टेन किया गया। T इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई को कैसे ऑब्टेन किया गया। और ये जो कैपिटल डी निकालते हैं इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं। बहुत सारे बुक में देखेंगे कि ये जो कैपिटल डी निकालते हैं हम इसको हेसियन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जो कैपिटल डी हम कैलकुलेट करते हैं उस कैपिटल डी को हम हेसियन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैपिटल डी और उससे हेसियन मैट्रिक्स को कैपिटल एच लिखते हैं। तो इस कंडीशन में एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स और एफ वाई इस फॉर्म में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और फिर इस हेसियन मैट्रिक्स का जब हम डेट वैल्यू निकालेंगे, डेट एच, तो उस कंडीशन में ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स और एफ वाई वाई, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इट मींस कि एफ एक्स एक्स इनटू में एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई इनटू एफ वाई एक्स। अब ये दोनों इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख देते हैं कि एफ एक्स एक्स इनटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी वहां से जो हम डी कैलकुलेट करते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट हमने बोला है उसको हम ये हेसियन मैट्रिक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसके इक्वल ऑब्टेन होता है। जब हम ये थर्ड रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो उस कंडीशन में हम डी का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक वैसे ही ऑब्जर्वेशन करेंगे जैसे हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैपिटल डी का स्टडी करते हैं कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तब क्या होगा और डी इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है जिसको हमने कॉस से डिनोट किया है कि अगर ऐसा हो जाए कि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी जब हम वहां पर डी को कैलकुलेट करेंगे उस स्टेशनरी पॉइंट पर, जब हम इसको एफ एक्स और एफ वाई को 0 के इक्वल करेंगे और स्टेशनरी पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। उस स्टेशनरी पॉइंट पर हम कैपिटल डी को कैलकुलेट करेंगे, जितने स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे उतना ही डी होगा, तो उतना ही कंडीशन क्रिएट होगा। अगर ऐसा हो जाए कि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, मींस कि डी अगर पॉजिटिव हो जाए, तो सिर्फ डी अगर पॉजिटिव हो जाए तो उस कंडीशन में हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसमें एफ एक्स एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जब भी हम डी को कैलकुलेट करेंगे तो उस आधार पर कमेंट नहीं करेंगे। जब हम डी कैलकुलेट कर लेंगे देन एफ एक्स एक्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसको भी देखेंगे कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या नेचर शो कर रहा है।
अगर d ग्रेटर देन 0 है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वो भी ग्रेटर देन 0 है, देन उस कंडीशन में उस फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होता है एट a, b। रिलेटिव मिनिमम क्रिएट, लेकिन ये जो रिलेटिव मिनिमम क्रिएट होता है ये 3D में क्रिएट होता है, 2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में क्रिएट होता है। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए और f(x(, a, b लेस देन 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका रिलेटिव मैक्सिमम ऑब्टेन होगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे यहाँ जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम ऑब्टेन होगा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम ऑब्टेन होगा। और ये ठीक वही रोल प्ले करता है, f(x(, a, b वही रोल प्ले करता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं ax² + bx + c = 0, देन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² जो रोल प्ले करता है सेम रोल ये प्ले करता है इसमें। अगर ऐसा हो जाए कि d लेस देन 0 हो जाए, तब उस कंडीशन में उस फंक्शन का सैडल पॉइंट ऑब्टेन होगा। देन if has saddle point at a, b, सैडल पॉइंट मींस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। जैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल में, वैसे ही यहाँ सैडल पॉइंट इसको बोलते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इस पे नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम MMM ऑब्टेन होगा। जब d लेस देन 0 हो जाएगा उस कंडीशन में f(x(, को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यानी जैसे ही हम देखेंगे कि d लेस देन 0 हो जाएगा तो उसका सेकंड पार्ट ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उस पॉइंट पर बोलेंगे कि सैडल पॉइंट ऑब्टेन हुआ। इसका घ पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट है कि अगर d = 0 हो जाए, यानी वो जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं rt - s², वो अगर 0 के इक्वल हो जाए, देन f इज इनकंक्लूसिव, देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यानी अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉन नहीं किया जा सकता है, यानी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। यानी ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या सैडल पॉइंट होगा, ये हम चेक नहीं कर सकते। तो ये 4 सिचुएशन क्रिएट होती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें डबल वेरिएबल का, उसमें इन्हीं सारी सिचुएशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख ले रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा या एक्सट्रीमा फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल्स का अगर कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले उस फंक्शन को हमने z मान लिया है, z = f(x, y) be a continuous function of 2 variables। 2 वेरिएबल्स का ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके इतने सारे पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे, f(x), f(x(, f(y), f(y)(y), f(x)(y) एंड f(y)(x). उसमें f(x)(x) इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया, f(x)(y) को हमने s एज्यूम कर लिया, f(y)(y) को हमने t एज्यूम कर लिया, और ये कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में f(x)(y) f(y)(x) के इक्वल होता है। तो s की वैल्यू हम f(x)(y) से भी निकाल सकते हैं, f(y)(x) से भी निकाल सकते हैं। फिर मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए f(x) को 0 कर देंगे और f(y) को 0 कर देंगे। इससे हमको 2 इक्वेशन ऑब्टेन होगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट भी ऑब्टेन हो सकता है, एक से ज्यादा भी ऑब्टेन हो सकता है। जितने सारे पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं वो सबको यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। उन सारे पॉइंट्सों पर कैपिटल D को कैलकुलेट करेंगे।
जब कैपिटल डी कैलकुलेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में देखेंगे कि डी ग्रेटर देन 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है, साथ ही साथ एफ एक्स एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि इसका रिलेटिव मिनिमम होगा उस पॉइंट पर। अगर डी ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स एक्स लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अगर डी लेस देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पड़ेगी मुझे, और उस कंडीशन में बोलेंगे कि इसका सैडल पॉइंट मिलेगा। सैडल पॉइंट मींस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और फोर्थ पॉइंट कि अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि वर्किंग रूल में जितने सारे पॉइंट्स आए हैं 1 2 3 4, और 4 में ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा, क ख ग और घ। तो फिर ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये हम लोग डिडक्टिव मेथड से पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने वर्किंग रूल का एक स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि ये सारे कंडीशन कैसे ऑब्टेन हुआ है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टेलर्स थ्योरम। यानी टेलर्स थ्योरम के हेल्प से इन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। टेलर्स थ्योरम फॉर टू वैल्यू।